Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSB Assistant Manager and for Assistant Accountant. So DSSB PGT Commerce का हम पढ़ रहे थे जिसमें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंसेप्शनल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग आज पढ़ेंगे। मैंने आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कराई थी, ठीक है। तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला आप प्लेलिस्ट में ऑप्शन ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैंने आपको स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कराए हैं उसकी 2 वीडियो हैं। उसके नेक्स्ट अब आप इसके आज कंसेप्शनल फ्रेमवर्क क्या है अकाउंटिंग के, उसके बेसिस क्या है, उसके assumptions क्या है, कंसेप्ट्स क्या है अकाउंटिंग के, वो सारी चीजें आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कंसेप्शनल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। तो इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या assumptions हैं, क्या इसके कंसेप्ट्स हैं और क्या मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स जो अब बने हैं, ठीक है। तो बेसिक assumptions हैं इसकी 4 हैं। अकाउंटिंग एंटिटी, मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग पीरियड एंड गोइंग कंसर्न, ऐसे ही इसके 6 कंसेप्ट्स हैं और मॉडिफाइंग प्रिंसिपल होकर ये 4 आए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने मैनेजर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो उसमें ये आपका इसमें से मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स में से एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये प्रिंसिपल्स, ये assumptions, ये कंसेप्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या है, बेसिक assumptions क्या है। बेसिक assumption ऑफ अकाउंटिंग आर लाइक फाउंडेशन पिलर ऑन विच स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग इज मेजर। तो क्या है कि अकाउंटिंग का स्ट्रक्चर जिस पे बनता है वो फाउंडेशन पिलर क्या है, ये बेसिक assumptions है। सबसे पहले है अकाउंटिंग एंटिटी assumption। इसका मतलब क्या होता है, जो कंपनी के ओनर हैं, क्रेडिटर्स हैं या जो भी पार्टीज हैं वो बिजनेस से, और वो ओनर और क्रेडिटर्स वो सब क्या है, अलग है। बिजनेस एक अलग अकेली यूनिट है, एक सिंगल एंटिटी है जिसका उसके ओनर से कोई लेना देना नहीं है, एक वो सेपरेट, उसकी एक अलग वैल्यू है, अलग उसका नाम है। तो आपने देखा है ना, कभी भी कंपनियां होती है ना तो उसकी अपना एक अलग साइन होता है, ठीक है। उसकी एक अपनी सील होती है क्योंकि उसका अपना सेपरेट सिग्नेचर है, क्योंकि बिजनेस और उस बिजनेस के जुड़े हुए लोग वो दोनों सेपरेट हैं। तो इन अदर वर्ड द प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस कंसर्न इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बिजनेस विच ही कंट्रोल्स। तो जो भी बिजनेस का प्रोप्राइटर होता है, जो बिजनेस चला रहा होता है, वो अपने बिजनेस से सेपरेट होता है। जिसको वो कंट्रोल कर रहा है वो अलग है और बिजनेस अलग है, ठीक है। ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस। तो जो भी अकाउंट्स में एंट्रीज होती हैं वो किसके बेसिस पे होते हैं, कंपनी के नाम पे। जैसे एबीसी लिमिटेड, इसकी जर्नल एंट्रीज बन रही है, उसका लेजर बन रहा है, उसका ट्रायल बैलेंस पीएनएल, ठीक है। कोई इंडिविजुअल का नहीं होता है, वो कंपनी का होता है। ईच प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर टू द एक्सटेंड ऑफ कैपिटल, क्योंकि जो प्रोप्राइटर है कंपनी, उसको भी क्या मान के चलती है, आपने देखा होगा लायबिलिटी साइड्स आपकी कैपिटल में लिखी रहती है, ठीक है। वो भी क्या है, कंपनी के लिए क्रेडिटर है कि उनसे भी उसने कंपनी ने पैसा लिया है, ये एक अपना अलग सेपरेट बंदा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मनी मेजरमेंट assumption। इसका मतलब क्या है, जितनी भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स है वो सारी रिकॉर्ड करी जाएंगी, ठीक है। जो भी मनी में आपकी ट्रांजेक्शन हुई है वो सारी चीजें रिकॉर्ड करी जाएंगी। इसका मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते मनी की फॉर्म में, उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो जैसे कि अगर सेल मैनेजर है, वो प्रोडक्शन मैनेजर के साथ गुड टर्म्स में नहीं है, ठीक है, और बिजनेस उस चीज से सफर हो रही है, मगर लेकिन हम इस फैक्ट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हम इसको इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर नहीं कर सकते। हम तो नहीं लिख पाएंगे ना कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो किस लिए फॉल कर रहा है, जो हमारी सेल्स है वो किस लिए अच्छी नहीं हो रही, वो तो इन दोनों की टर्म्स अच्छी नहीं है मैनेजर्स की, इस वजह से हो रही है, मगर लेकिन हम उसको हमारे अकाउंटिंग में शो नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ वो वाली चीजें इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं जो मनी की फॉर्म में होती है, कि ये गुड्स खरीदा, किसी ने इतना कैपिटल दिया, किसी को हमने इतना उधार बेचा, उधार लिया, ये सारी चीजें रिकॉर्ड होंगी। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन। अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन का मतलब क्या है, जो भी आपकी अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है किसी भी कंपनी की, वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनती है। जैसे कि या तो वो यूजुअली आपकी 1 साल के लिए होती है, 365 डेज, 52 वीक्स, या 1 ईयर, एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका रेगुलर इंटरवल में बनता है। जैसे आपने देखा होगा आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो हर साल आपकी अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है इस टाइम पीरियड की, पूरे 1 साल के लिए। अब आता है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो ये सोच के चलता है कि उसको लॉन्ग टर्म के लिए लगाएगा, ठीक है, लॉन्ग पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये नहीं कि आज बिजनेस स्टार्ट किया है, 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं कल बिजनेस बंद कर दूंगा, तो ये बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस क्या है कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है कि ये सोचते हैं उसको लंबे टाइम तक लेके जाएंगे, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगी अगर इन केस, तभी हम उसको वाइंड अप करेंगे, अगर बहुत ज्यादा नेसेसरी आ गया, ठीक है, ठीक है, तो ही आप उसको फ्यूचर में बंद करने का सोचेंगे। अदरवाइज आपने बिजनेस यही सोच के स्टार्ट किया है कि हम उसको लंबे टाइम के लिए चलाएंगे। अब आता है नेक्स्ट
मैंने आपको अजम्पशंस बताई हैं। ये अजम्पशंस ऐसी है जिनके बेसिस पे पूरा अकाउंटिंग चलता है। अब आता है कंसेप्ट्स। अब क्या होता है, ये गाइड करते हैं हाउ बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिपोर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अबव फोर assumption द फॉलोइंग कंसेप्ट्स को हम प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं। तो ये जो चार ऊपर के हमने बेसिक assumptions पढ़ी हैं, इनके बेसिस पे ही ये प्रिंसिपल्स के कंसेप्ट्स बने हैं। सबसे पहले आता है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इसका मतलब क्या होता है, इस प्रिंसिपल का मतलब है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। आपकी क्लास 11th की बुक का नाम भी यही होता है, डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है दो एस्पेक्ट्स में। एक तो रिसीविंग बेनिफिट्स एंड गिविंग बेनिफिट्स। ठीक है, किसी को तो बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, कोई दे रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बिजनेस एक्वायर एन एसेट्स, तो जब एसेट्स लेते हैं तो रिसीविंग ऑफ बेनिफिट्स इट मस्ट बी पे कैश, गिविंग ऑफ बेनिफिट्स अगर तुमने कोई एसेट्स खरीदा है तो तुम्हारे पास एसेट्स आ रहा है, तुम्हारे पास से कैश जा रहा है। तो एक चीज आप रिसीव कर रहे हैं, दूसरी चीज आप दे रहे हैं। तो ये होता है डबल एस्पेक्ट कंसेप्ट, कि अगर कोई भी एक चीज आई है उसके दो एस्पेक्ट हैं, एक देना एक लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट। इसका मतलब क्या होता है कि रेवेन्यूज कंसिडर्स इनकम अर्न ऑन द डेट विच इट इज रियलाइज। अब आपने पढ़ा था एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब है कि कमा लिया है, मिली नहीं है। ठीक है, अभी आपको वो मिली नहीं है, मगर यहाँ पर क्या होता है कि रेवेन्यू ऐसा हो कि आपने ये यहाँ जो आपको उसी डेट पे आपके पास कैश की फॉर्म में या जिस भी चेक की फॉर्म में आपने रिसीव कर लिया हो। रिसीव करना बहुत जरूरी है, तभी हम उसको मानेंगे कि हाँ आपको पैसा मिल गया है। ठीक है, जैसे अनअर्न्ड या अनरियलाइज रेवेन्यू है वो इसमें नहीं कंसिडर होगा। रियलाइजेशन कंसेप्ट इज विटल फॉर डिटरमाइनिंग द इनकम पर्टेनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। इट अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लेटिंग इनकम एंड प्रॉफिट। ये इसलिए कि हम ये नहीं चाहते कि कभी आपको बाद में इनकम मिले तो इन्फ्लेशन की वजह से उसमें उसके रियल इनकम में डिफरेंस हो या उसके प्रॉफिट में डिफरेंस हो। तो हम सिर्फ उसी डेट पे जो आपको रियलाइज्ड हुई है वही वाली इनकम को कंसिडर करते हैं। दूसरा आता है आपका तीसरा है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। इसका मतलब क्या है, assets are recorded at the price paid to acquire them and this cost is the basis for all the subsequent accounting for the asset। अब देखो तुमने कोई assets acquire करा है, एक एग्जांपल है, मान लो आपने एक लैंड परचेज किया था 5 लाख का। ठीक है, अब उसकी मार्केट वैल्यू चल रही है 8 लाख। ठीक है, तो जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाएंगे तो आप उसको 5 लाख पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चलते हैं। जितने भी आपने उसे स्टार्टिंग में एक्वायर किया था वही प्राइस चलेगा बैलेंस शीट में। ठीक है, और कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब क्या है कि आपने जो रेवेन्यू अर्न किया है एक अकाउंटिंग पीरियड में, तो उसके साथ क्या एसोसिएटेड कॉस्ट रही है वो भी हमको पता लगानी होती है, वो भी हमें मेंशन करनी पड़ती है। ठीक है, उससे हमें पता चलता है हमारा एक्यूरेट प्रॉफिट क्या रहा होगा उस पीरियड का। उसी तरीके से हम ओनर्स में उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो खाली रेवेन्यू रेवेन्यू नहीं देखना है, हमें ये भी देखना है कि उसके साथ हमें क्या कॉस्ट भी पड़ी है, तब हम उसमें से करेक्ट प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, डायरेक्ट रेवेन्यू बांट दो और कॉस्ट आपने कंसिडर नहीं करी तो वो एक्यूरेट नहीं होगा। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। इसका मतलब क्या होता है, डिस्क्लोजर का मतलब है कि जितनी भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट है आपको फुली डिस्क्लोज करनी है कंप्लीटली, जितना भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस डिसीजन कैन बी टेकन बाय द इंटरेस्टेड पार्टीज। मान लो कोई आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं या किसी से आपको उधार लेना है, तो आपको उसको सारी रेलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसको बतानी होगी ताकि वो उनके बेसिस पे डिसीजन ले सके। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स प्रॉपर क्लासिफिकेशन एक्सप्लेनेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन विच आर पब्लिश इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो प्रॉपर क्लासिफिकेशन, अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो आपकी पूरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, जो कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन करी हो। आपने पढ़ा होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन यूजर्स होते हैं, जो भी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, जो भी कंपनी में इंटरेस्टेड होते हैं, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे सप्लायर हो, चाहे बैंकर हो, एडवाइजर हो, ऑडिटर हो, सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी पड़ती है। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी चीजें फुली डिस्क्लोज होनी चाहिए। अब आता है वेरीफाई एंड ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। इसका मतलब क्या है कि आपने कोई भी जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसका एक्यूरेट एविडेंस होना चाहिए। मान लो आपने कोई एसेट खरीदा है, तो आपके पास उसकी कैश रिसीट होनी चाहिए पेमेंट करने की। ठीक है, आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना ये चाहिए अपनी सारी ट्रांजेक्शन का, फ्री फ्रॉम एनी बाइसनेस, और कोई भी उसमें धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है जब ऑडिट होता है तो वेरीफाई किए जाते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज, उसके डॉक्यूमेंट्री जो भी एविडेंस होगा उसके साथ वेरीफाई किया जाता है, और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल माना जाता है तभी अकाउंटिंग रिकॉर्ड को, अगर वो वेरीफाई हुआ है तो। ठीक है, उसको फिर कोई भी ये नहीं कहेगा कि आपने गलत रिकॉर्ड किया है, क्योंकि आपके पास एविडेंस होगा।
नेक्स्ट आता है मॉडिफाइंग प्रिंसिपल। ये है आपके मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? टू मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टी, द assumptions and concept discussed earlier can have been modified। अब क्या होता है, जो पुराने प्रिंसिपल्स assumptions थे, अब जैसे मॉडिफाई किए गए हैं तो उनको मॉडिफाई प्रिंसिपल बोला गया है। तो कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल, इसमें क्या स्टेट किया जाता है? कॉस्ट ऑफ अप्लाइंग प्रिंसिपल शुड नॉट बी मोर देन बेनिफिट ड्राइव फ्रॉम इट। अब तुम कोई प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हो, उसकी कॉस्ट उससे मिलने वाली बेनिफिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इफ द कॉस्ट इज मोर देन द बेनिफिट देन द प्रिंसिपल शुड बी मॉडिफाइड। अगर मान लो आप कोई प्रिंसिपल लगा रहे हैं, ठीक है, मान लो आप कौन से, हमने भी काफी सारे प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, तो उनमें से आप कोई भी अगर प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ये नहीं होना चाहिए इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए आपकी कॉस्ट ज्यादा लग जाए। हिस्टोरिकल कॉस्ट वाला लगाया हो, चाहे आपने रियलाइजेशन वाला लगाया हो, कोई भी लगा रहे हो तो उसमें आपकी कॉस्ट ज्यादा नहीं आनी चाहिए उस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए। अगर आती है तो आप उस प्रिंसिपल को क्या करेंगे? मॉडिफाई। अब आते हैं मटेरियलिटी प्रिंसिपल। तो क्या है कि जितने भी मटीरियल, जितने भी रिलेटिवली रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, आपको वो डिस्क्लोज करनी है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और जितना भी अनइम्पॉर्टेंट या इमटेरियल इंफॉर्मेशन है उसको आप निकाल दो, ठीक है, अपनी उस स्टेटमेंट में से, और मर्ज विद अदर आइटम्स, या फिर उसे किसी और आइटम्स के साथ मर्ज कर दो। मतलब खाली आपको वो चीजें उसमें डालनी है जो कि आपकी मटेरियल है, मतलब कि जो रेलेवेंट है, जिनका काम है। जो भी इलॉजिकल अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उन सबको आपको एलिमिनेट कर देना है, हटा देना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? एक ही चीज रेगुलर आप उसी को यूज कर रहे हैं। जैसे कि आपकी डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन के दो मेथड है, एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, और आपका रिटन डाउन मेथड, है ना। तो रिटन डाउन मेथड, अगर आप स्टेटमेंट मेथड से अपना डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो एक लॉन्ग पीरियड के लिए आप कंसिस्टेंटली उसी को लगाएं ताकि आप कंपैरिजन कर सके दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ऐसे ही अगर रिटन डाउन मेथड लगा रहे हैं तो आप रेगुलरली रिटन डाउन मेथड लगाएं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, ठीक है, इसको हम प्रूडेंस भी बोलते हैं। ये टेक्स इनटू अकाउंट कंसिडरेशन ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट लीव्स ऑल द प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है कि आपके जितने भी लॉसेस हैं आप उन सबको पहले से ही कंसिडर करके चलें। हम ये मान के चलते हैं बिजनेस कर रहे हैं तो ये लॉस होंगे ही होंगे, ठीक है। प्रॉफिट को ना लेकर चलें, खाली आप जो लॉसेस आपको लग रहे हैं उनको आप कंसिडर करते चलेंगे, ठीक है। ये क्या बोलता है? इस प्रिंसिपल की एजेंस क्या है? एंटिसिपेट नो प्रॉफिट। कोई भी प्रॉफिट को एंटिसिपेट मत करो। एंड प्रोवाइड ऑल द पॉसिबल लॉसेस, और सारी जितनी भी पॉसिबल लॉसेस हो सकते हैं वो सारे बताओ। फॉर एग्जांपल, while valuing stock in trade, market price और cost price whichever is less consider। तो मतलब आप ज्यादा की उम्मीद करके ना चलें, आप थोड़ा लॉस को कंसिडर करके चलें। अगर मान लो आप स्टॉक इन ट्रेड का वैल्यू निकालने चले हैं तो आप उसका मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस में वो चीज को कंसिडर करके चलेंगे जो लेस होगा, ठीक है। हम सारे लॉसेस को लेके चलेंगे। हमने मान लो मार्केट प्राइस 10 था, कॉस्ट प्राइस 20 है, तो हम लेस वाले को लेके चलेंगे 10। हम लॉस को कंसिडर करके चलेंगे, प्रॉफिट नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम प्रॉफिट लेके ही चले, हम सारी चीजें प्रॉफिट प्रॉफिट दिखा दें, फ्यूचर में लॉस हो जाए या कुछ हो जाए, तो हम उसको हमारा वो प्रिंसिपल सही नहीं रहेगा। मगर अगर हम लॉस लेके चल रहे हैं, कितना लॉस हो सकता है? मान लो हमने बोला हाँ हमें इस बिजनेस में 10 लाख का लॉस हो जाएगा, मान लो 5 लाख का ही हुआ, मगर हमने तो 10 लाख की सेफ्टी बना के रखी हुई थी ना। अगर वहीं पे हम लॉस को हम सिर्फ कह देते 2 लाख का ही लेके चल रहे हैं, लॉस हुआ 5 लाख का, तब प्रॉब्लम आ जाती कि ये 3 लाख आप कैसे सेटल करोगे। हम तो यहाँ पहले से ही प्रिपेयर थे इतने लॉस के लिए, ये तो कम हो गया, ये अच्छी बात है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ये वाले, यही वाला आपका प्रिंसिपल था जिसपे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। ये आपका पिछली बार ये पूछा था। अब कोई भी और जितने भी हमने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं उनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अब आता है आपका डबल एंट्री सिस्टम। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? एक एस्पेक्ट होता है रिसीविंग एस्पेक्ट, जिसको हम इनकमिंग एस्पेक्ट भी बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका एक्सपेंस या लॉस एस्पेक्ट, ठीक है। एक तो हमें चीज रिसीव हो रही होती है या इनकम आ रही होती है, दूसरा वही हमारे एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, हमारा लॉस हो रहा होता है, ठीक है। तो ये आपके क्या है? ये आपके डेबिट एस्पेक्ट्स हैं। वहीं पे दूसरा हमारा क्या है? ये तो इसके अलग अलग वन एस्पेक्ट्स के नाम है, या तो रिसीव हो रहा है, इनकमिंग भी वही बात है, एक्सपेंसेस और लॉसेस ये सब आपके डेबिट साइड होते हैं। दूसरा एस्पेक्ट होता है जो आप गिविंग दे रहे हैं, आउट गोइंग एस्पेक्ट है, या फिर इनकम या गेन है, तो इसको हम कहते हैं क्रेडिट एस्पेक्ट, ठीक है। तो आपके दो एस्पेक्ट्स होते हैं डबल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट, ठीक है। अब इसका अंदर क्या है? द डबल एंट्री सिस्टम इज
सो नेम सिंस इट रिकॉर्ड द बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। इसका नाम डबल अकाउंट एंट्री सिस्टम इसलिए क्योंकि ये दोनों एस्पेक्ट्स को कंसिडर करता है, डेबिट को भी क्रेडिट को भी, ठीक है। अब every business transaction has twofold effects that it affect two accounts in opposite direction, and if a complete record were to be made of each such transaction, it would be necessary to debit one account and credit another account। क्या होता है, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसके दो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। एक किसी एक अकाउंट को अफेक्ट कर रही होती है, दूसरी दूसरे अकाउंट को अफेक्ट कर रही होती है। मान लो एक में आपका एसेट्स बढ़ रहे हैं तो वहीं पर आपके क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं तो आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, दो अकाउंट्स को अफेक्ट करती है, तो इसलिए ये डेबिट साइड को भी लेता है, एक डेबिट अकाउंट भी लेता है, क्रेडिट अकाउंट भी लेता है, ठीक है। अब आते हैं डबल अकाउंटिंग के फीचर्स क्या हैं, कि इसके अंदर दो अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। और ये किस प्रिंसिपल पे, ये आपकी जो भी अकाउंटिंग अजम्पशंस है, कंसेप्ट्स है, प्रिंसिपल्स हैं, उन पे बेस्ड है, ठीक है। ये हेल्प करता है आपको ट्रायल बैलेंस को टेस्ट करने के लिए कि वो एक्यूरेट है या नहीं। फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि आपका जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फिर आप अपने फाइनल अकाउंट बना सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको डबल अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम आना चाहिए। अप्रोचेस क्या होते हैं रिकॉर्ड करने के, एक आपका होता है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, दूसरा होता है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। अब आता है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच क्या है, अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं उसको, ठीक है। ये भी याद रखो, अकाउंटिंग को हम इक्वेशन अप्रोच को अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं। इसके अंदर आपने पढ़ा होगा, याद होगा 11th क्लास में, कि एक इक्वेशन होती है कि एसेट्स किसके इक्वल होते हैं, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब हम इसको डिटेल में, हमारे आपने 11th क्लास में अगर चैप्टर्स चलोगे तो उसका डिटेल चैप्टर भी आया, तो वो भी हम देखेंगे साथ साथ। एक ट्रेडिशनल अप्रोच होता है जिसको हम ब्रिटिश अप्रोच कहते हैं, ठीक है। ऐसे याद करना, अकाउंटिंग ए से था तो इसलिए ये अमेरिकन अप्रोच है। फिर दूसरा अगर बी फिर तो ट्रेडिशनल है तो उसको हम बी फॉर ब्रिटिश अप्रोच। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन अंडर दिस मेथड आर formed on the basis of existence of two aspects। ये दो एस्पेक्ट्स के बीच में के बेसिस पे बनी है कि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट एक क्रेडिट। ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर डबल एंट्री सिस्टम। तो इसमें क्या है, जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर होती है वो डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस में होती है, ठीक है। मतलब एक डेबिट एक क्रेडिट, ये आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है। अब अकाउंटिंग रूल्स क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपने अकाउंटिंग रूल्स पढ़े होंगे कि आपके तीन तरीके के अकाउंट होते हैं, एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, पर्सन, ठीक है, पर्सन से याद रखो, तो नेचुरल पर्सन। और कंपनी भी आपको पता है क्या है, एक आपकी आर्टिफिशियल पर्सन ही है, इसलिए ही उसको बोला जाता है कि बिजनेस कंपनी और उसके इंडिविजुअल जो उसके ओनर है, क्रेडिटर्स है, वो सेपरेट है, क्योंकि ये भी एक अपने आप में इंडिविजुअल है, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर। अब देखो यहाँ पर तो पर्सन है, तो रिसीवर और गिवर, एक तो दे रहा होगा एक ले रहा होगा, तो देखो जब चीज बढ़ रही होती है, जब मिल रहा है तो रिसीव हो रहा है, तो इसलिए रिसीव डेबिट होता है। टू, जब जा रहा है तो वो क्रेडिट होता है, गिवर, ठीक है। हमने दे दिया तो उसे टू में लिखते हैं, जो मिल रहा होता है वो डेबिट में होता है। अब आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब क्या है, कैश, प्रॉपर्टी और एसेट्स, ठीक है। जो रियल फॉर्म है आपकी, कैश है, प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, ठीक है। ये सारे आपके जो भी एसेट्स हैं, तो इसके अंदर होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, ठीक है। जो कम्स इन, जो आपके पास आ रहा है उसे डेबिट करो। टू, जो आपके पास से जा रहा है, गोज आउट, उसको आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, लॉस है, इनकम है या गेन है, ये सारे आपके नॉमिनल अकाउंट होते हैं, ठीक है। आप इनको एक्सपेंसेस हो रहे हैं, आपको लॉस हो रहा है, इनकम गेन हो रहा है, सारे आपके नॉमिनल अकाउंट आएंगे। तो डेबिट क्या करते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनको हम डेबिट करते हैं। और क्रेडिट हम करते हैं जितनी भी हमारी इनकम एंड गेन्स है, उनको हम क्रेडिट करते हैं। तो ये इन सब के अपने अपने रूल्स हैं, ठीक है। ये वाला तो बहुत ही सिंपल होता है, हमने अब हमेशा क्या कुछ, रिसीवर को क्या मिल रहा है, क्या जा रहा है, रिसीव क्या हुआ है और क्या जा रहा है, जो रिसीव हो रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। रियल अकाउंट में क्या आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट एक अपना अलग है, बिजनेस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। देखो देखने में तो हमें ये लगता है कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, तो जा रहे वाली कुछ खर्चे वाली चीज में तो क्रेडिट कर दे, नहीं, इसका रूल नॉमिनल में ये होता है, जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी लॉसेस हैं, वो सब क्या होंगे, आपके डेबिट होंगे। जैसे आपका डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस होता है, वो हम डेबिट करते हैं, ठीक है। टू, जो आपको गेन या इनकम जो भी हो रहा है, आपको जो प्रॉफिट हो रहा है, जो भी आपको गेन हो रहा है, वो सब आपका क्या आता है,
ये सारी चीज आपकी क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो ये है आपके बेसिक 3 अकाउंटिंग रूल्स। ठीक है, अकाउंट्स, इसमें एग्जाम्पल के बेसिस पे इस पे क्वेश्चंस काफी आ जाते हैं। जर्नल एंट्री पूछ लेते हैं कि बताओ, या फिर कोई अकाउंट दे देंगे, बताओ ये नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखो जर्नल एंट्री के बारे में मैंने बताया कि जर्नल एंट्री क्या होती है। अ जर्नल में बी डिफाइंड एज अ बुक और ओरिजिनल और अ प्राइम एंट्री कंटेनिंग अ chronological record of transaction from which posting is done to ledger. The transaction are recorded first in journal entry in which they occur. तो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने पढ़ा है कि एक डेबिट होता है अकाउंट, एक क्रेडिट होता है, तो वो हमारी जनरल अकाउंटिंग जो जर्नल होती है उसमें सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है एक ऑर्डर में, और फिर उसके बाद यहाँ से पोस्टिंग होती है किसके अंदर, चीजें लेजर अकाउंट के अंदर। देन लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस। देन उसके बाद आपकी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये सारी चीजें आपकी फिर ट्रायल बैलेंस से बनती है। ठीक है, बैलेंस शीट बनती है। अब आता है ट्रायल, अब इसमें अकाउंटिंग में एक आपको मैं एंट्री बताती हूँ। देखो, एक सरवाना बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख रुपए से। सबसे पहले स्टेप क्या होती है, डिटरमाइन करो कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं। आप देखो, बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश लेके आया होगा, ठीक है, और किस फॉर्म में, जब हम बताते हैं बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो 2 अकाउंट हो गए, एक तो आ गया आपका कैश अकाउंट, एक हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। अब स्टेप है कि अकाउंट कौन कौन से हैं वो हमें क्लासिफाई करना है। अब देखो, कैश मैंने आपको बताया था रियल अकाउंट, क्या था, कैश हो, आपकी कोई प्रॉपर्टी हो, कोई आपका एसेट्स हो, तो वो आपके रियल अकाउंट है। ठीक है, और कैपिटल क्या है, देखो कैपिटल कौन लेके आया है, आपका प्रोप्राइटर। ठीक है, तो वो रियल पर्सन है, ठीक है, जो ओनर है, तो वो आपके क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। ठीक, स्टेप थर्ड है कि हमें किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। अब देखो, आपके पास बिजनेस, अब हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, इंडिविजुअल के पॉइंट, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अब देखो, बिजनेस का हम बना रहे हैं, मान लो ये सरवाना ने बिजनेस स्टार्ट किया है एबीसी लिमिटेड। अब हमें एंट्री करनी है एबीसी लिमिटेड के अंदर, तो अब एबीसी लिमिटेड के पास क्या आ रहा है, कैश, कैसा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो क्या कुछ आ रहा है, जो आ रहा है वो क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट। टू, कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट। अब कैपिटल प्रोप्राइटर ने दी है, उसके पास से चला गया, तो वो क्या हो गया, गिवर हो गया। तो क्रेडिट किसको कर देंगे, जो गिवर होगा। ठीक है, जो प्रोप्राइटर होगा, जो ओनर होगा, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो आइडेंटिफाई विच अकाउंट इज टू बी डेबिट एंड क्रेडिट, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कैश आपका डेबिट होगा, और यहाँ पर आपका गिवर नाम हो, ठीक, मगर कैपिटल आई है, हमें पता है ना कैपिटल आई है, तो कैपिटल में आप नाम ना लिख के क्या लिखेंगे, वही कैश और कैपिटल की बात हुई है, तो कहाँ पे आ जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और एक दिमाग लगाएं, आपको बैलेंस शीट याद हो तो सिंपल, अगर आपको बैलेंस शीट याद रहती है, कैश हम एसेट साइड लिखते हैं, ठीक है, और कैपिटल हम हमारी क्रेडिट साइड लिखते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये चीजें भी याद करते रहना है कि क्या आइटम हमारा एसेट साइड होते हैं और क्या आइटम हमारे कैपिटल जो कि हमारी लायबिलिटी साइड होती है। ठीक है, ये चीजें भी आपको याद करनी है। तो ये सिंपल हो गई आपकी एंट्री। ये आपकी एंट्री मैंने यहाँ पे जर्नल के अंदर बनाई है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, ये हम लिखते हैं। ठीक है, आपकी छोटी मोटी ना एंट्रीज आ जाती हैं, एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, 3 4 आपको एंट्रीज दे दी जाएंगी, उसमें बता दिएगा करेक्ट एंट्री क्या है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, इसलिए मैंने ये बेसिक एंट्री भी आपको बताई है ताकि आप इससे मुश्किल एंट्रीज भी कर सकें। So that's all for today. I hope you guys like this session. So please like, share, and subscribe my channel. अब हम इससे आगे फर्दर और चीजें पढ़ेंगे। अभी हमें कैश बुक, बैंक, हमें कैश बुक पढ़नी है, सेल्स बुक पढ़नी है, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न की छोटी छोटी चीजें हैं, वो सारी चीजें पढ़नी है। डेप्रिसिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हमें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी करनी है। ठीक है, सो कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।